जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12th DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के अध्याय 2 राष्ट्रीय आय लेखांकन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह संपूर्ण हल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक में किसको शामिल किया जाता है? तो मुद्रा भी स्टॉक है, धन भी स्टॉक है और गोदाम में रखे हुए गेहूं भी स्टॉक है। इनमें से किसी का भी स्टॉक किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? परिवार जो है फर्म को भूमि की उपज प्रदान करता है, श्रमिकों की सेवा प्रदान करता है, पूंजी और साहसी प्रदान करता है। यानी आंसर क्या होगा? सभी। निम्न में मध्यवर्ती वस्तु क्या है? लकड़ी जो है मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि लकड़ी जलकर कोयला बनेगी, बाकी सभी अंतिम वस्तुएं हैं, इसके बाद इनका कुछ नहीं बनता। एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की गणना जब वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तो उसे कहते हैं हम मौद्रिक जीडीपी। वर्तमान कीमत मौद्रिक जीडीपी। उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है, यानी जब हम उत्पाद के मूल्य की गणना करते हैं तो उस समय हम किन वस्तुओं का मूल्य लेते हैं? अंतिम वस्तुओं का मूल्य लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? साइमन कुजनेट्स। उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम उत्पाद कहलाती हैं। उपहार हस्तांतरित आय है। उपहार यानी राष्ट्रीय आय लेखांकन में उपहार को हस्तांतरित आय माना जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में से मूल ह्रास घटाएंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलेगा। आपको क्या याद रखना है कि किसी भी चीज़ में से जब हम मूल ह्रास को घटाते हैं तो शकल की जगह क्या आ जाता है? शुद्ध, बाकी वही रहता है। व्यय विधि को उपभोग या विनियोग विधि भी कहते हैं, क्योंकि व्यय विधि में हम क्या करते हैं? हम जो भी व्यय करते हैं वो या तो हम उपभोग में करेंगे या विनियोग में करेंगे। तो हम उपभोग और विनियोग व्यय को जोड़ लें तो व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। कर्मचारी का पारिश्रमिक की गणना आय विधि। कर्मचारी को जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है वो उसकी आय होती है, तो आय विधि की गणना में इसको शामिल किया जाता है। सत्य असत्य बताइए। सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि हम वस्तुओं का संग्रह कर सकते हैं, जैसे टीचर की सेवा का संग्रह नहीं कर सकते, वकील की सेवा का संग्रह नहीं कर सकते। वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं, ये सही है। बंद अर्थव्यवस्था यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई भी संबंध ना हो, ऐसी कोई भी अर्थव्यवस्था वर्तमान में नहीं है, इसलिए यह कथन सही है। लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा। ये राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि ये जो है आकस्मिक आय होती है, रेगुलर आय नहीं होती है। आर्थिक और अनार्थिक कल्याण में भेद करना कठिन है। यह सही है, क्योंकि जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है तो अनार्थिक क्रिया है, नर्स बच्चे की सेवा करती है तो आर्थिक क्रिया है, तो क्रिया तो एक ही है, इसमें भेद करना कठिन है। स्टॉक का संबंध समय अवधि से होता है। यह कथन गलत है। स्टॉक जो है वो एक निश्चित समय बिंदु पर, जैसे 31 मार्च को हम स्टॉक की गणना करेंगे, ना कि समय अवधि से। इसका समय बिंदु से संबंध होता है। राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती हैं, तो यह कथन जो है वो गलत है। इसमें वस्तुएं शामिल होती हैं, भौतिक वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं। सही जोड़ी बनाइए। पूंजी क्या है? एक स्टॉक अवधारणा है। स्वतंत्र वस्तु जो है वो एक प्रवाह अवधारणा है। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह अवधारणा है। खुली अर्थव्यवस्था, शेष विश्व के आर्थिक लेन देन जो हैं, शेष विश्व के साथ जब आर्थिक लेन देन होते हैं तो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीगत वस्तु, पूंजी उपभोग पूंजीगत वस्तु में आता है। मूल ह्रास, बिजली पर जो व्यय होता है वो मूल ह्रास के अंतर्गत आता है।
जब हम किसी पूंजीगत वस्तु का उपयोग करते हैं तो उससे पूंजी के उपयोग के कारण क्या होता है, जैसे कोई हमने मशीन ली है, वो मशीन, या आपने एक साइकिल ली है, अब आप उस साइकिल को जब चलाएंगे तो वो धीरे धीरे उसके टायर घिसेंगे, तो पूंजी के उपयोग से क्या होता है, मूल्यह्रास होता है। और पूंजीगत वस्तु जो है उसमें हम बिजली का उपयोग करते हैं। एक शब्द में उत्तर। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को कहते हैं स्टॉक कहते हैं। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है, मूल्यह्रास है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है। किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना कितने वर्ष के लिए की जाती है, 1 वर्ष। हर वर्ष नया बजट आता है तो राष्ट्रीय आय की गणना भी 1 वर्ष के लिए की जाती है। कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। उत्पाद विधि का अन्य नाम मूल्य वृद्धि विधि है, क्योंकि इसमें उत्पाद के मूल्य में होने वाली वृद्धि को शामिल किया जाता है। जैसे कपास है, कपास से धागा बना, धागे से कपड़ा बना और कपड़े से शर्ट बनी, तो हर बार जितनी मूल्य वृद्धि होगी उसे उत्पाद विधि में शामिल किया जाएगा, इसलिए मूल्य वृद्धि विधि इसका अन्य नाम है। राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को योग में से मूल्यह्रास को घटाने और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। इसे याद कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक देश में और एक वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका मौद्रिक मूल्य का योग कर लेंगे। एक देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का एक वर्ष में उत्पादन करा है उन्हें हम पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसमें से हम मूल्यह्रास को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और विदेशों से प्राप्त आय को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय आय। तो आपको क्या करना है याद, समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, उसमें से मूल्यह्रास घटाना और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ना। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। आप फॉर्मूला याद कर लें, और या फिर राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को समझाइए। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। पहले हमने जो परिभाषा याद करी उसको ही हमने उसमें से ना तो मूल्यह्रास घटाया ना विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन को आय को जोड़ा, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हुआ। अंतिम वस्तु तथा मध्यावर्ती वस्तु किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक गन्ने का किसान है और उसने अपने गन्ने को शुगर मिल को बेचा, तो अब उसने एक मिल को गन्ना जब बेचा तो किसान के लिए तो गन्ना अंतिम उत्पाद है, लेकिन शुगर मिल के लिए गन्ना क्या है, मध्यवर्ती उत्पाद है, क्योंकि गन्ने से आगे क्या होगा, शक्कर का निर्माण होगा। तो अंतिम वस्तु जिसका अंत में प्रयोग किया जाता, मध्यवर्ती वस्तु जो अन्न उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त होती है। प्रत्येक उत्पादक इकाई जब बाजार में अपनी वस्तु को बेचती है तो वस्तु अंतिम वस्तु होती है, परंतु उनमें से अनेक वस्तुएं दूसरे उद्योग में कच्चे माल का काम करती हैं, तब वे मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। उपभोक्ता वस्तु तथा पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं, उपभोग के लिए अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाने वाला सामान उपभोक्ता वस्तु कहलाता है। अंतिम उपयोगकर्ता, आपको भूख लगी और आपने एक सेब खरीदा और उस सेब को आपने खा लिया, तो आप उपभोक्ता हैं और आपने सामान का उपभोग किया, तो वो क्या हो जाएगी, उपभोक्ता वस्तु। अंतिम उपभोक्ता जब उसका उपयोग करता है तो वह उपभोक्ता वस्तु होती है। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए
जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं वो पूंजीगत वस्तु होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको टॉफ़ी चाहिए, तो टॉफ़ी तो उपभोक्ता वस्तु होगी, लेकिन टॉफ़ी का उत्पादन करने वाली मशीन और उपकरण क्या होंगी? पूंजीगत वस्तुएं होंगी। स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक वह मात्रा है जिसे समय विशेष पर मापा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि 31 मार्च को हमारे पास 100 क्विंटल गेहूँ है, तो ये क्या है? एक समय बिंदु है, इसे किसी समय विशेष पर मापा जाता है, इसका कोई समय काल नहीं होता। हम ये नहीं कहेंगे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, बल्कि हम क्या कहेंगे कि 31 मार्च को हमारे पास इतना स्टॉक है। यानी स्टॉक का संबंध समय बिंदु या समय विशेष से होता है, ना कि समय काल से होता है। राष्ट्रीय आय की गणना करें। राष्ट्रीय आय को बोलते हैं NNP-MP, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, MP यानी मार्केट प्राइस पर, इसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। इसका फॉर्मूला क्या है? GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, MP यानी मार्केट प्राइस बाजार मूल्य पर, माइनस मूल्यह्रास प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। तो GNP-MP बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद हमें 100 करोड़ रुपए दिया है। इसके बाद मूल्यह्रास 200 करोड़, अप्रत्यक्ष कर 150 करोड़ और अनुदान 250 करोड़। 1000 में ये 1000 में 150 जोड़ेंगे और 200 और 250 यानी 450 माइनस करेंगे तो हमें 750 करोड़ जो है NNP-MP प्राप्त होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। NNP-MP की गणना कीजिए। NNP-MP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, MP यानी मार्केट प्राइस पर हमें गणना करना हो तो हम GNP-MP लेते हैं, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, जो हमें 600 करोड़ रुपए दी हुई है। मूल्यह्रास को उसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये मूल्यह्रास, और इसमें हम जो है माइनस करते हैं NFIA यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को माइनस करते हैं, तो ये माइनस 100 करोड़ दी हुई है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये पहले हम 6000 में से 500 को माइनस करेंगे तो 5500, माइनस माइनस प्लस 100 और इसके फॉर्मूले में क्या होता है कि प्लस या माइनस होता है। प्लस या माइनस का मतलब है कि यदि NFA यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यदि प्लस में होगी तो प्लस हो जाएगी और माइनस में होगी तो माइनस हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें ये माइनस में दी हुई है, इसलिए हम 100 को क्या करेंगे? माइनस। तो 6000 में से 500 को माइनस करेंगे तो 5500, और 5500 में से 100 को माइनस करेंगे तो 5400 हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर हमें प्राप्त होगा। राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी में अंतर लिखिए। अवधारणा। राष्ट्रीय आय जो है प्रवाह अवधारणा, यानी एक वर्ष में के दौरान कितनी राष्ट्रीय आय होती है, तो इसे प्रवाह अवधारणा कहते हैं। राष्ट्रीय पूंजी स्टॉक अवधारणा है, यानी वर्ष के अंत में राष्ट्र के पास कितनी पूंजी है तो अंत में गणना करते हैं, इसलिए स्टॉक, और प्रवाह मतलब वर्ष के दौरान। सेवाएं। राष्ट्रीय आय की गणना में हम वस्तुओं और सेवाएं दोनों को शामिल करते हैं, जबकि राष्ट्रीय पूंजी की गणना में केवल वस्तुओं को शामिल करते हैं, सेवाओं को नहीं। वस्तु। राष्ट्रीय आय में पूंजीगत और उपभोक्ता दोनों वस्तुएं शामिल होती हैं, जबकि राष्ट्रीय पूंजी में केवल पूंजीगत वस्तुएं शामिल होती हैं। कारण परिणाम। राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय पूंजी का परिणाम है। जैसे कि मान लीजिए कि एक मशीन है और उस मशीन के कारण जितना उत्पादन हुआ उससे जो आय हुई, तो जो आय है वो क्या है? परिणाम है। वो किससे? मशीन के कारण। मशीन क्या है? पूंजी। तो राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय पूंजी का परिणाम है, जबकि राष्ट्रीय पूंजी राष्ट्रीय आय के कारण होती है।
अब वो जो मशीन थी वो हमने राष्ट्रीय आय में से ही खरीदी ना, तो राष्ट्रीय पूंजी राष्ट्रीय आय के कारण उत्पन्न होती है।